फिक्राकी में हम ग्लोबल और लोकल दोनों खबरों पर चिंता जताते हैं। हम आपको वो खबरें दिखाते हैं जिसका प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष असर देश दुनिया के लोगों पर हो सकता है। ग्लोबल फिक्र की जहां तक बात है तो आज हमारे न्यूज बास्केट में 3 बड़ी खबरें हैं। पहली फिक्र रूस यूक्रेन में 3 दिन में जारी भीषण युद्ध की करेंगे। 72 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 1900 ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं। दूसरी फिक्र ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव की करेंगे। ईरान ने ट्रंप को सीधी धमकी दी है कि वो जब घर पर सन बात ले रहे होंगे तो ईरान ड्रोन अटैक करके ट्रंप की हत्या कर देगा। तीसरी फिक्र टैरिफ वॉर की करेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ट्रंप को शहंशाह कहकर कटाक्ष किया था। ट्रंप उनके इस बयान से भड़क गए। ब्राजील पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। इस पर प्रेसिडेंट सिल्वा ने भी उन्हें जोरदार जवाब दिया है। लेकिन सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध की फिक्र। दोनों देशों के बीच इन दिनों ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिससे शायद आप अनजान होंगे, लेकिन जब आप इस वॉर जोन की क्रूर सच्चाई जानेंगे तो ये कहेंगे कि वहां से विश्व युद्ध की ज्वाला किसी भी दिन भड़क सकती है। हमारे पास एक ग्लोबल फिक्र करने के कई ठोस कारण हैं। पहला कारण, रूस ने यूक्रेन पर 3 दिन से हमले काफी तेज कर दिए हैं। दूसरा कारण, पुतिन ट्रंप में नई दोस्ती इसी युद्ध से दुश्मनी में बदल सकती है। तीसरा कारण, यूरोप के कई देश इमरजेंसी स्टोरेज की तैयारी तेज कर चुके हैं। यह अपने आप में महायुद्ध शुरू होने का एक बड़ा संकेत हो सकता है। हम बारी बारी से आपको ये सभी नए डेवलपमेंट बताएंगे। शुरुआत रूस यूक्रेन युद्ध से करते हैं, जहां 3 दिनों से पूरा यूक्रेन पुतिन के क्रोध में जल रहा है। सबसे पहले यूक्रेन पर रूस की लेटेस्ट अटैक की विध्वंसक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमले इस कदर हो रहे हैं कि यूक्रेन में हजारों लोग इस समय भी बॉम्ब शेल्टर से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को टारगेट किया। कीव में 6 इस्कंदर मिसाइल और कई गेरॉन ड्रोन से भीषण हमला किया। रूसी हमले में मशीन बिल्डिंग प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया। इस हमले में सेमेलेंस्की इलाके को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। रूस ने नए अटैक को 2 फेज में अंजाम दिया है। पहले बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की, फिर क्रूज मिसाइल भी दागी। लगातार 10 घंटे तक कीव में भयंकर अटैक होते रहे। रूस की इस्कंदर मिसाइल को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाने में नाकाम रहे। रूस ने कीव में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भी हिट किया। कीव के 10 से ज्यादा रिहायशी इलाकों में धमाके सुने गए। इन धमाकों की आवाज से यूक्रेन के लोग सहम गए। कीव में बहुत से लोग शेल्टर में छिपने को मजबूर हुए। सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की तरफ भागे। यह सिर्फ एक रात में हुई तबाही की डिटेल नहीं है। रूस ने 24 घंटे में 400 ड्रोन और 18 मिसाइलों से अटैक किए। बीते 48 घंटे में रूस यूक्रेन पर 728 ड्रोन और 31 मिसाइलें लॉन्च कर चुका है। वहीं 3 दिन में तबाही का हिसाब यह है कि रूस यूक्रेन पर अब तक 1900 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दाग चुका है। रूस अभी थमा नहीं है। यूक्रेन के लिए आज की रात भी कयामत वाली हो सकती है और हमले का ये दायरा कीव से आगे तक फैल सकता है, जैसा कि आज के हमले में भी देखने को मिला। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी ये वीडियो देखिए। रूस ने खेरसोन को भी हिट किया है। रूस की आर्टिलरी फायरिंग से खेरसोन में हड़कंप मच गया। इस हमले में यूक्रेनी कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया गया। नीपर नदी से लगे इलाकों में कोहराम मच गया। इसी तरह से रूस ने डोनेस्क को भी टारगेट किया। डोनेस्क के फ्रंटलाइन शहरों पर एयर स्ट्राइक की। रूस की बमबारी में कई रिहायशी इमारतें ध्वस्त हो गई। यहां भी जान माल का भारी नुकसान हुआ। अब आपके मन में यह प्रश्न हो सकता है कि जब इस युद्ध में अमेरिका की ओर से लगातार शांति की कोशिशें की जा रही थी, खुद पुतिन ये चाहते थे कि अमेरिकी हस्तक्षेप से ही सही यूक्रेन से बातचीत हो। ज़ेलेंस्की स्वयं ये चाहते हैं कि अब और ज्यादा विनाश होने से रोकना होगा। तब ये जंगी ज्वाला अचानक से इतनी कैसे भड़क उठी? रूस अचानक से यूक्रेन पर इतना आक्रामक क्यों हो गया? तो डिफेंस एक्सपर्ट इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि ट्रंप एक ओर जहां पुतिन से फोन पर यह कह रहे हैं कि युद्ध में शांति आनी चाहिए, ट्रंप जहां एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो पुतिन के प्रयासों से बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई शुरू कर चुका है। यूक्रेन को रूसी हवाई हमलों से बचाने के लिए 10 पैट्रियट सिस्टम अमेरिका से भेजे गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी गोला बारूद भी पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचने वाला है। कहा यह जा रहा है कि पुतिन अमेरिका के इस कदम से खासे नाराज हैं और वो इसीलिए यूक्रेन पर हमले काफी तेज कर चुके हैं। वैसे आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस समय रूस यूक्रेन पर विध्वंसक हमले कर रहा है, उस वक्त ज़ेलेंस्की यूक्रेन में ना होकर इटली में है। उन्होंने कीव में बमबारी के बीच रोम में पोप से मुलाकात की।
युद्ध विराम को लेकर पोप से जेलेंस्की ने क्या बात की? जेलेंस्की ने यहीं पर ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग से भी मुलाकात की। जेलेंस्की ने रोम से ही रूस पर रिहायशी इलाकों में तबाही के आरोप लगाए। अमेरिका से रूस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। पश्चिमी देशों से और ज्यादा मिसाइल इंटरसेप्टर की मांग की गई। यूक्रेन पर लगातार हो रहे हमले इस युद्ध में अब नया मोड़ है। इन हमलों के पीछे पुतिन की क्या वॉर प्लानिंग है, ये साफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन पर हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी हमले तेज हुए हैं, उसे देखकर ये लगता है कि पुतिन के इरादे खतरनाक हैं। यूक्रेन की ओपन सोर्स डीप स्टेट मॉनिटरिंग वेबसाइट का ये दावा है कि रूसी सेना की कोशिश गर्मी के इस सीजन में यूक्रेन में कम से कम 3 मोर्चों पर कब्जा करने की है। ये क्षेत्र है उत्तर पूर्व में रूस की सीमा से लगा सुमी इलाका, 2 पूर्वी शहर पोक्रोस्क और कोइतवेंस्की, और तीसरा मोर्चा है पोक्रोस्क पश्चिम, जहां रूस ने लड़ाई तेज कर दी है। वहीं जहां तक बात पिछले महीने की है, तो यूक्रेन की जमीन पर हुए कब्जे की रूसी सेना ने 556 वर्ग किलोमीटर जमीन पर नियंत्रण पा लिया है। ये इस साल का यूक्रेन की जमीन पर रूस का सबसे बड़ा कब्जा है। ये क्षेत्रफल का आइडिया आपको होना चाहिए कि ये कितना है। दरअसल ये कब्जा कोलकाता से लगभग 4 गुना बड़े इलाके जितना है, जबकि मुंबई के लगभग बराबर माना जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन इतने पर ही रुक जाएंगे? यही सवाल यूरोप के देशों को भी परेशान कर रहा है। पश्चिमी मीडिया की एक लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि यूरोप में महायुद्ध की आशंका में इमरजेंसी स्टोरेज की तैयारी हो रही है। यूरोप में खाने पीने के सामान और दवाइयों का भंडार बढ़ाने की तैयारी जोरों पर है। ईयू ने पेट्रोल और कच्चा माल जुटाने के लिए कहा है। यूरोप को डर है कि 2 से 5 साल में रूस नेटो देशों पर भी हमले कर सकता है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने यह आशंका एक विश्वसनीय रिपोर्ट के आधार पर जताई है। यानी रूस के विध्वंसक इरादों के बारे में जो बातें यूरोपियन यूनियन को पता हैं, वो योजनाएं यकीनन ट्रंप को भी मालूम होंगी। अब देखना यह है कि ट्रंप इसके बाद क्या फैसला लेते हैं। क्या वो पुतिन के क्रोध पर ठंडा पानी डाल पाएंगे या फिर रूस से फाइनल लड़ाई के लिए युद्ध में सीधे शामिल होंगे? वैसे ट्रंप का भी कोई भरोसा नहीं है। ईरान पर अमेरिकी बमबारी ने यह साबित भी किया है। इसीलिए ट्रंप के फैसलों पर भी दुनिया को नजर रखनी चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध में अब आपको एक दिलचस्प खबर के बारे में भी बताते हैं। सोचिए, जिन 2 देशों में पिछले 3.5 साल से भयंकर युद्ध छिड़ा हो, वो देश अपने सैनिकों को ये कहें कि युद्ध वीडियो गेम की तर्ज पर लड़ो, दुश्मन के टैंक उड़ाओ और वीडियो गेम की तरह पॉइंट्स कमाओ, तो ये बात आपको थोड़ी अटपटी सी लग सकती है। लेकिन यूक्रेन कुछ महीनों से रूस से इसी तरह का डिजिटल युद्ध लड़ रहा है। वॉर जोन में युद्ध लड़ रहे अपने सैनिकों को कुछ इसी तरह का खास ऑपरेशन चलाने को कहा जा रहा है, जिसके तहत फ्रंट लाइन पर तैनात यूक्रेनी सैनिकों को हर एक रूसी टैंक या फिर सैनिक या ड्रोन को मारने पर वीडियो गेम की तरह पॉइंट्स मिलते हैं। जितना बड़ा रूसी टारगेट, उतने ज्यादा पॉइंट्स। उदाहरण के लिए, एक रूसी टैंक को उड़ाने पर यूक्रेनी सैनिक को 15 पॉइंट्स दिए जाएंगे। एक रूसी ड्रोन ऑपरेटर को मारने पर 12 पॉइंट्स मिलेंगे। ये उपलब्धि ड्रोन के जरिए फीड करनी होगी। फिर यूक्रेनी सैनिकों के दावे के बड़े अधिकारी पड़ताल करेंगे। दावा सच्चा मिलने पर यूक्रेनी सैनिक को तुरंत उस कमाए हुए पॉइंट से नए हथियार दिए जाएंगे। अब ये नए हथियार कहां पर मिलेंगे, ये भी सुन लीजिए। इन पॉइंट्स को यूक्रेनी सैनिक यूक्रेन के ही बनाए वॉर मार्केट पैलेस नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिडीम कर सकते हैं। बदले में उन्हें नए हथियार, ड्रोन या फिर जरूरी सैन्य उपकरण मिल जाएंगे। इस रणनीति को आर्मी ऑफ ड्रोन प्रोग्राम के तहत लागू किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि इस तरह से सैनिकों के युद्ध लड़ने की क्षमता बहुत बढ़ती है। यूक्रेनी कमांडरों को युद्ध का लाइव डेटा भी मिल जाता है। ये एक क्रांतिकारी बदलाव है जो यूक्रेन के हमलों को और भी तेज और स्मार्ट बना रहा है। अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो इन दिनों पूरी दुनिया में अमन चैन के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान की एक धमकी ने ट्रंप का अमन और चैन दोनों छीन लिया है। ये धमकी ईरान के किसी गली मोहल्ले के नेता ने नहीं, बल्कि सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सबसे करीबी सलाहकार ने दी है। खामेनेई के इस फतवा स्पेशलिस्ट का नाम है जवाद लारिजानी, जिन्होंने एक इंटरव्यू में खुली धमकी देते हुए ये कहा कि अब डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्लोरिडा वाले महल मार-ए-लागो की बालकनी में चैन से धूप भी नहीं सेक सकते,
क्योंकि जैसे ही वो सनबाथ करने के लिए बालकनी में लेटेंगे, एक छोटा सा माइक्रो ड्रोन सीधा उड़ता हुआ आएगा और उनकी नाभि पर हमला करेगा। आपको ये सुनकर हॉलीवुड की किसी फिल्म का क्लाइमैक्स लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ईरान की ये धमकी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा खतरनाक है। दुनिया जानती है कि ईरान की ड्रोन आर्मी कितनी खौफनाक है। उसके आत्मघाती ड्रोन दुश्मन की परछाई तक का पीछा कर सकते हैं। और फिलहाल ईरान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप है। जिस दिन अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए, उसी दिन से ट्रंप तेहरान की हिट लिस्ट में टॉप पर पहुंच चुके हैं। और ये बात खुद ट्रंप भी अच्छी तरह से समझते हैं। ईरान की ये हाई वोल्टेज धमकी ट्रंप तक भी पहुंच चुकी है। जब एक पब्लिक कार्यक्रम में एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा, क्या आप ईरान की धमकी को गंभीर मानते हैं, तो ट्रंप हंस पड़े और बोले, हाँ, हो सकता है ये धमकी हो और हो सकता है ना हो। फिर पत्रकार ने पूछा, आपने आखिरी बार सनबाथ कब लिया था? इस पर ट्रंप ने कहा, मुझे याद नहीं, शायद जब मैं 7 साल का था, तब आखिरी बार मैंने सनबाथ लिया था। ट्रंप ने ये बात जरूर हंसते हुए कही, लेकिन इस हंसी में उनकी छिपी हुई चिंता साफ नजर आई। उनकी ये हंसी कोशिश थी उस डर को ढकने की जो अब उनके फ्लोरिडा वाले महल की दीवारों पर दस्तक देने की तैयारी में है। पहले आप डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन देखिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे ईरान के उस कट्टरपंथी गुट की कहानी जिसने ट्रंप की हत्या के लिए 857 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। ट्रंप के खिलाफ ईरान की ये बयानबाजी सिर्फ जुबानी जंग नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित प्लान है। इस प्लान में ईरान के कई गुट शामिल हैं जो ट्रंप की हत्या के लिए ऑनलाइन कैंपेन चला रहे हैं। इस वक्त ईरान में ट्रंप के खिलाफ चल रहे सबसे खतरनाक ऑनलाइन कैंपेन का नाम है ब्लड पैक्ट, यानी खून का वादा। इस कैंपेन का मोटो है ईश्वर के दुश्मनों और खामेनेई की जान को खतरा पहुंचाने वालों से बदला लेना। ब्लड पैक्ट नाम की वेबसाइट का टारगेट $100 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 857 करोड़ रुपए जुटाना है। और हैरानी की बात यह है कि अब तक इस कैंपेन के जरिए $40 मिलियन यानी 342 करोड़ रुपए जुटा लिए गए हैं। इस वेबसाइट को कौन चला रहा है ये भी अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि ईरान की कट्टरपंथी मीडिया फार्स न्यूज और कायहान इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये दोनों एजेंसियां IRGC की करीबी मानी जाती हैं। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का कहना है कि उनकी सरकार का ब्लड पैक्ट के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है और जिस तरह के फतवे उस वेबसाइट पर जारी हो रहे हैं वो उनकी सरकार या संविधान से कोई ताल्लुक नहीं रखते। लेकिन सवाल तो वही का वही है। अगर सरकार का इस खूनी कैंपेन से कोई नाता नहीं है तो फिर ये ईरान की जमीन पर फल फूल कैसे रहा है? कौन है वो चेहरे जो ट्रंप की जान लेने के लिए करोड़ों डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं? क्या पर्दे के पीछे से ईरान की हुकूमत खुद इस खेल की मास्टरमाइंड है या फिर कुछ गुमनाम संगठनों को ये काम सौंपा गया है? जब डोनाल्ड ट्रंप की बात चली है तो उनसे जुड़ा एक और अपडेट देख लेते हैं। इसमें उनकी जान को तो खतरा नहीं है, लेकिन भारी भरकम डायलॉग जरूर है। 2 दिन पहले हमने आपको इसी शो में बताया था कि कैसे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ट्रंप की तुलना शहंशाह से की थी। अब जबकि अमेरिका ने ब्राजील पर टैरिफ का ऐलान किया तो शहंशाह शब्द एक बार फिर ट्रेंड करने लगा। उस फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, रिश्ते में तो हम। खैर, ब्राजील पर अमेरिका ने 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। इस फैसले के बाद शहंशाह फिल्म के डायलॉग की तर्ज पर ट्रंप के लिए एक लाइन चल रही है, रिश्ते में तो हम आपके टैरिफ डैडी लगते हैं, ये लो 50% टैरिफ प्रतिशोध। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। 2 दिन पहले लूला दा सिल्वा ने टैरिफ की धमकी को लेकर ये कहा था कि दुनिया बदल गई है और हमें कोई शहंशाह नहीं चाहिए। लगता है ट्रंप को लूला का शहंशाह वाला ये कटाक्ष बहुत चुभ गया। शायद इसीलिए उन्होंने लूला के तंज पर 50% टैरिफ वाला पंच मार दिया, जो ब्राजील के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। वैसे तो ये शुल्क 1 अगस्त से लागू होगा, लेकिन ब्राजील ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। इस घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद लूला दा सिल्वा ने अमेरिका को रेसिप्रोकल एक्शन की चेतावनी दी। मतलब जैसे को तैसा वाला एक्शन संभव है, यानी ब्राजील भी उतना ही टैक्स अमेरिका पर लगा सकता है जितना अमेरिका ने उस पर लगाया है। वैसे इसे लागू होने में 20 दिन का वक्त है। दूसरे शब्दों में कहें तो मोल भाव के लिए दोनों के पास मोहलत है। टैरिफ के साथ अमेरिका ने ब्राजील की राजनीति में भी डायरेक्ट दखल दिया है। इसे आगे समझेंगे। पहले टैरिफ पर ट्रंप और लूला के बीच क्या हुआ, आप ये देख लीजिए।
ट्रंप और लूला के रुख से अमेरिका और ब्राजील के बीच ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है। इसे आंकड़ों से भी आइए समझते हैं। ब्राजील अमेरिका का 15वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2024 में दोनों देशों के बीच $92 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 7,88,000 करोड़ का कारोबार हुआ था, जिसमें अपर हैंड अमेरिका का था। 2024 में अमेरिका से $49.7 बिलियन यानी 4,26,000 करोड़ का सामान ब्राजील भेजा गया था, जबकि ब्राजील से $42.3 बिलियन यानी 3,62,000 करोड़ का सामान अमेरिका भेजा गया था। यानी अमेरिका से ब्राजील को ज्यादा आयात हुआ था। ब्राजील पर अमेरिका ने 1 अगस्त से 50% आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाया है। वहीं अमेरिका से आने वाले ज्यादातर सामान पर ब्राजील कोई टैक्स नहीं लेता। सबसे ज्यादा आयात होने वाले 10 में से 8 सामान पर ब्राजील ने 0 टैरिफ रखा है। अब अगर रेसिप्रोकल एक्शन हुआ तो मामला 50-50 का हो जाएगा। अमेरिका ब्राजील को एयरक्राफ्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोयला और सेमीकंडक्टर जैसी चीजें भेजता है। वहीं ब्राजील से कच्चा तेल, कॉफी, स्टील और कच्चा लोहा अमेरिका भेजा जाता है। अब ये टैरिफ वॉर कहां जाकर रुकेगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन दोनों देशों के बीच राजनीतिक युद्ध कैसे शुरू हुआ, अब इसे भी जानना जरूरी है। टैरिफ के साथ ब्राजील की राजनीति पर ट्रंप के बयान का लूला दा सिल्वा ने कड़ा विरोध जताया। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने अंग्रेजी में लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, अपना गुस्सा जताया। आमतौर पर वो ब्राजील की भाषा में पोस्ट लिखते हैं, लेकिन ये वाला अंग्रेजी में था। शायद ट्रंप को संदेश देने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। लूला दा सिल्वा ने लिखा कि ब्राजील एक संप्रभु राष्ट्र है जिसके पास स्वतंत्र संस्थाएं हैं और वो किसी प्रकार के संरक्षण को स्वीकार नहीं करेगा। तख्तापलट की साजिश के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई ब्राजील की न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसमें किसी भी प्रकार का दखल या धमकी नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने अपने बयान में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि ब्राजील पर लगाया गया टैरिफ बोल्सोनारो के खिलाफ मुकदमे के विरोध और अनुचित व्यापार संबंधों के कारण है। ट्रंप का आरोप यह है कि ब्राजील अमेरिका के साथ निष्पक्ष व्यापार नहीं कर रहा है। इन्हीं आरोपों का जवाब लूला दा सिल्वा ने पोस्ट लिखकर दिया। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो इस समय तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। बोल्सोनारो को डोनाल्ड ट्रंप का करीबी माना जाता है, जबकि लूला दा सिल्वा को ट्रंप पसंद नहीं करते हैं। निष्कर्ष यह है कि ब्राजील ने ट्रंप को जवाब देकर एक तरह से अदावत मोल ले ली है। वैसे ट्रंप से दुश्मनी का मतलब क्या होता है, ये दुनिया के सबसे अमीर शख्स को पता चल चुका है। आपने हिंदी फिल्मों में अक्सर एक डायलॉग सुना होगा, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, मुझसे पंगा लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। ट्रंप से दुश्मनी मतलब बर्बादी से दोस्ती करना। बॉलीवुड फिल्मों में एक डायलॉग और मशहूर है, दुश्मनी बराबरी वालों से करनी चाहिए। आज ये डायलॉग एक एक करके दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क को बहुत याद आ रहा होगा, क्योंकि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के राष्ट्रपति से दुश्मनी करके वो दोस्ती और दुश्मनी की लक्ष्मण रेखा भूल गए। वो भूल गए कि ट्रंप उस देश को चलाते हैं जिसके इशारे पर ग्लोबल ऑर्डर तय होता है, जिसके एक फैसले पर पूरी दुनिया में कारोबार हिल जाता है। उस देश के प्रेसिडेंट से मस्क ने अदावत कर ली। इतना ही नहीं, बिजनेस करते करते उन्होंने अमेरिका में अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी, यानी ट्रंप से डबल दुश्मनी। जाहिर है ये सब ट्रंप को पसंद नहीं आया, और जब ऐसा हुआ तो फिर मस्क का जो कारोबार ट्रंप की दोस्ती के चलते रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से वो नीचे की तरफ आ गया। हालत यह है कि जब से वो ट्रंप विरोधी हुए हैं, हर दिन उनकी दौलत घटती जा रही है। 6 जुलाई को उन्होंने अपनी पार्टी का एक्स पर ऐलान किया। फिर क्या हुआ ये देखिए। यूएस स्टॉक मार्केट में टेस्ला के शेयर क्रैश हो गए। 24 घंटे में ही इलॉन मस्क को $15.3 अरब यानी करीब 1.31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। उनकी नेटवर्थ गिरकर $347 अरब पर आ गई। इस ताज़ा गिरावट के साथ 2025 में मस्क को हुआ नुकसान $86.7 अरब तक बढ़ गया है। पिछले साल दिसंबर में उनकी संपत्ति $400 अरब तक पहुंच गई थी। तब वो ट्रंप के सबसे करीबी और विश्वसनीय समर्थक थे। लेकिन ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल लागू करते ही मस्क ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। नई पार्टी बना ली, जिससे निवेशक शायद ये सोचने लगे कि क्या पॉलिटिकल एंट्री के बाद मस्क अपने कारोबार पर उसी तरह फोकस कर पाएंगे। इस सेंटिमेंट का सीधा असर उनकी कंपनी के शेयरों पर भी दिखा और उनकी संपत्ति पर भी। आपको बता दें, ट्रंप ने राजनीतिक पार्टी को लेकर ट्रंप का मजाक उड़ाया तो उनके वित्त मंत्री ने यह कहा था कि मस्क को राजनीति के बजाय अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। खैर, ट्रंप से दुश्मनी मस्क को किस मोड़ पर ले जाती है, इससे जुड़ा अपडेट आगे भी आपको हम देते रहेंगे।
फिक्र में, लेकिन सबसे पहले बात भारत की उस मिलेनियम सिटी की भी अब आइए कर लेते हैं जो प्रति व्यक्ति आय में देश में दूसरे नंबर पर आती है, जहां एक एक फ्लैट 100-100 करोड़ रुपए में बिकते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में देश में 5वें नंबर का शहर है, जहां फॉर्च्यून 500 कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं और जो हरियाणा की जीडीपी में अकेले 60% तक का योगदान करता है। इस शहर का नाम है गुरुग्राम। लेकिन कल की बारिश के बाद गुरुग्राम की जो स्थिति थी, जिस तरह से पूरे गुरुग्राम पर पानी का कब्जा था, लोग सड़कों पर तैर रहे थे, गाड़ियां डूबी हुई थी, बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा था, उस हिसाब से इस शहर को साइबर सिटी नहीं बल्कि सैलाब सिटी कहना चाहिए। साइबर हब की नहीं, फ्लड हब की पहचान इसे मिलनी चाहिए और तकनीक के इस शहर का नाम तैरता हुआ शहर रख देना चाहिए। गुरुग्राम कोई दूर दराज का गांव या कस्बा नहीं है। इसकी सीमा राजधानी दिल्ली की सीमा से लगती है। गुरुग्राम उत्तर भारत के सबसे ज्यादा कमाऊ शहरों में से एक है और हालात ये हैं कि पहली बारिश में पूरा शहर दरिया बन जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, सड़कों पर गाड़ियां तैरने लगती हैं, लोग कई कई घंटों तक पानी में फंसे रहते हैं। ये गुरुग्राम जैसे बड़े टैक्स पेइंग सिटी के लिए काफी शर्मनाक है। हमने गुरुग्राम की इस दुर्दशा पर फिक्र की फाइल तैयार की है, लेकिन पहले एक बार गुरुग्राम की तस्वीरों को देखिए जो स्विमिंग पूल और रिवर फ्रंट बने हुए हैं। इसके बाद फिक्र की फाइल को हम और विस्तार देंगे। कि हम फ्लड नहीं होने देंगे। My local residents are suffering with their councillor in such a posh area. It's a shame, absolute shame. Happy swimming in the Ward 22, the most posh area of Gurugram, where our councillor is swimming. Make it a point. देखिए प्रशासन कितना अच्छा है, जिसने काम कर रखा है। देखो निकासी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी सीधा घर में आ गया। रेन पिट साफ नहीं हुए हैं। ये देखिए रसोई में भी पानी भर गया, हमारे घर में ड्राइंग रूम में पूरा पानी भर गया, बेडरूम में पूरा पानी भर गया, बाथरूम पूरे ओवरफ्लो हो रहे हैं। डूब गई बाइक, बाइक डूब गई, पूरा डूबी बंद हो गया वहाँ तो लोग बना रखा भैया। तो आपने वीडियो भी देखा और लोगों को सुना भी। इस तरह से थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाना शर्मनाक है, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक ये है कि वाटर लॉगिंग के दौरान स्ट्रीट लाइट के खंभे में करंट आ जाने से एक युवक की मौत हो जाना। कल गुरुग्राम में हुई बारिश में 25 वर्ष के अक्षत जैन की करंट लगने से मौत हो गई। वो पेशे से ग्राफिक डिजाइनर थे। कल रात 9:30 बजे जिम से लौट रहे थे, तभी जल जमाव में खुद को बैलेंस करने के लिए उन्होंने बिजली के खंभे का सहारा लेने की कोशिश की, जिससे करंट लगने से उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने बिजली विभाग के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सोचिए एक युवा सिर्फ इसलिए मर गया क्योंकि बारिश के बाद जल जमाव हुआ और बिजली की तारों का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ, जिससे करंट फैल गया। क्या इस लापरवाही की कोई जिम्मेदारी लेगा? कोई ये पूछेगा कि जरा सी बारिश से सड़क पर पानी क्यों भरा? सड़क पर इस तरह बिजली के खंभों में करंट कैसे आया? वैसे लापरवाही से किसी की भी असमय मौत होती है तो ये दुखद है, लेकिन सोचिए कि एक युवा जिसके न जाने कितने सपने होंगे, उन सपनों की भी असमय मौत हो गई। ऐसे युवा अगर लापरवाही वाले करंट के झटके का शिकार होंगे या किसी बिना ढक्कन वाले मैनहोल का टारगेट बनेंगे, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि हमारे सिस्टम में बैठे लापरवाह लोग देश के हुनरमंद युवाओं को संसाधन देने और उनकी मदद करने के बजाय लापरवाही और मौत दे रहे हैं। वैसे भारत के लोग काफी सहनशील होते हैं, थोड़ी देर में वो इस घटना को भूल भी जाएंगे। पीड़ित परिवार की तड़प और उसका दुख ना तो कर्मचारियों तक और ना ही उन अधिकारियों तक पहुंचेगा। दरअसल इस तरह की घटनाओं को लेकर हम सहनशील हो चुके हैं। ऐसी घटनाओं से हमारे समाज को, अधिकारियों, कर्मचारियों को या हमारे राजनीतिक सिस्टम को विशेष फर्क नहीं पड़ता, खासकर तब तक जब तक कि उनका कोई अपना इस तरह की लापरवाही का शिकार ना हो जाए। वैसे इस घटना में एक जाना पहचाना अपडेट ये भी है कि पुलिस ने बिजली विभाग के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। थोड़ी देर में किसी बड़े सरकारी अधिकारी का बयान भी आ जाएगा। सरकार जांच की बात कह देगी और इससे जो निष्कर्ष निकलने वाला है उसका पूर्वानुमान कुछ खास नहीं है।
ऐसी घटनाओं पर सिस्टम एक खास तरह से व्यवहार करता है। जैसे ही किसी की लापरवाही से मौत होती है तो सबसे पहले मंत्री जी जांच का आदेश देते हैं, अधिकारी जी जांच शुरू कर देते हैं। शुरुआती जांच के आधार पर अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये अज्ञात शब्द ही सबसे बड़ी ढाल होता है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी अज्ञात पर डालना एक आसान काम होता है। अधिकारी जी लंबे समय तक जांच करते रहते हैं, कई बार तो वर्षों तक जांच चलती रहती है। मीडिया से तो खबर कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती है, लोग हादसे को भूल जाते हैं और जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होती है, और तब तक संभव है कि कोई अगली घटना घट जाए। वैसे क्या आपको ये याद है कि ऐसी किसी घटना के लिए किसी बड़े अधिकारी को सजा हुई हो? आपको याद नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ना के बराबर ही होता है। विभागीय जांच का रास्ता अक्सर ठंडे बस्ते में जाकर खत्म होता है। कोई कार्रवाई होती भी है तो छोटी मछलियां ही फंसती हैं। वैसे गुरुग्राम की बारिश में मरने वालों में अक्षत जैन अकेला नहीं है। 4 लोग सिस्टम की कमियों, करप्शन और लापरवाही के कारण मारे गए हैं, वो भी तब जब पिछले 1 दशक में भारत की पहचान तेजी से बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बनी है। लेकिन क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक बारिश भी नहीं झेल सकता? क्या बारिश से पहले गुरुग्राम जैसे शहर में बोर्ड लगा देना चाहिए कि ये शहर बारिश झेलने के लिए तैयार नहीं है, ये शहर सिर्फ सर्दियों और गर्मियों के लिए है। बारिश के मौसम में इस शहर में आप ना आए, बारिश में सिस्टम काम नहीं करता है, बारिश में वर्क फ्रॉम होम करना होगा। अब समझते ये हैं कि बारिश के बाद गुरुग्राम में पानी भरता क्यों है। इसकी 2 बड़ी वजह है। गुरुग्राम अरावली हिल्स के बीच में बसा हुआ शहर है, जहां मॉनसून के मौसम में पानी शहर की तरफ फ्लो होता है, जिससे शहर के बड़े नालों में पानी भर जाता है। दूसरी वजह यह है कि मॉनसून से पहले नालों की सफाई नहीं होती है। नालों की सफाई के लिए बजट तो होता है, लेकिन वो कमीशन और करप्शन में डूब जाता है। इससे होता यह है कि जैसे ही मॉनसून की बारिश होती है तो पानी छोटे छोटे नालों में ही रह जाता है या ओवरफ्लो होने लगता है, जिससे पानी सड़क पर और घरों में घुस जाता है। गुरुग्राम की तस्वीर जलग्राम वाली हो जाती है। सड़क आप देख रहे हैं सामने, द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो गुड़गांव से द्वारका जाने का ये रास्ता है, जहां पर कल सड़क जो है पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी और पानी में डूबी होने की वजह से रास्ता जो है वो ठीक से नज़र नहीं आया। और आप देख रहे हैं कि इसी वजह से ये जो ट्रक है वो इस जो गहरा गड्ढा खोदा गया था, जो ड्रेनेज का जो काम चल रहा है उसके लिए गड्ढा खोदा गया था, यहाँ पर पाइप डाली जा रही थी, उसी गड्ढे में जाकर ट्रक गिर गया। ये बियर का भरा हुआ गाड़ी थी और रात को पानी भरने की वजह से पलट गया है। ये पूरा जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये सारा भरा हुआ था पानी से, यहाँ कुछ दिख रहा नहीं था और कोई ट्रैफिक पुलिस वाला था नहीं यहाँ पे रात को कोई। यहाँ पे तो पानी क्या पूरे गुड़गांव में बुरा हाल है, हर जगह है बुरा पानी, चारों तरफ भरा हुआ है, चारों तरफ पानी। हाँ जी हर बार ऐसे होता है, हर बार ऐसे होता है, हर बार। तो गुरुग्राम के राजीव चौक के अंडरपास में हूँ और यहाँ की आप तस्वीरें देखिएगा किस तरह से लबालब डूबा हुआ है जो अंडरपास है। तो देखिए यहाँ पर जो लोग है क्रॉस करने के लिए लोग इधर से निकलते हैं रोड के उस तरफ और इस तरफ जाने के लिए ये अंडरपास है। सोचिए यहाँ से लोगों को अगर निकलना हो तो कितनी मुश्किलें होंगी, इसीलिए देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं यहाँ से जा सकता है, इसलिए पूरी तरह से खाली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी भरा हुआ है। कुल मिलाकर गुरुग्राम का जल भराव अब कोई हादसा नहीं है, यह अब रिवाज बन गया है। महंगी गाड़ियां पानी में तैर रही हैं और लोग फॉर्च्यून 500 दफ्तर से निकलकर पानी से बचने का फॉर्च्यून तलाश रहे हैं। तकनीक के इस शहर को अब स्मार्ट सिटी नहीं, स्लो सिटी विद सैलाब का तमगा देना चाहिए, जहां प्रगति ऊंचाई पर है लेकिन लोगों का जीवन स्तर नालों की गहराई तक डूबा हुआ है। फिक्र की इस फाइल के आखिर में आपको राजस्थान के एक वीडियो के साथ छोड़ते हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि सिस्टम और सिस्टम को डिजाइन करने वाले नेताओं के लिए लोगों के मन में अब कैसे विचार आ रहे हैं। ये वीडियो नेताओं को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और लोगों के दर्द को समझना चाहिए। देखो ओ है अपना गाँव को विकास, अट थोड़ी सी बरसात आता है नदी भरी जाए, अरे नेता लोग चुनाव आए टाइम 10 चक्कर काट दो करसी, और अब अंठाई को नहीं घटकाई हो रे, हरा भीड़ ऐसी का डोल की होगी। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्या का संघर्ष बे बेटा ऐसे में बैठा रहे बैठे तानी संघर्ष करसी, संघर्ष आपा करो ऐसा। और विकास का नाम पर खटारो जनरेटर मेल मिले, देखो न तो कोई चल रहा है न हल है, हरी पानी में लाग रही है एक डिप्पी। नेताजी का बुलाऊं कोई मरो और चाहे जीवो, नेताजी तुम मौज करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
और फिक्र में अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ी है, आपसे जुड़ी है। हो सकता है फिक्र के हमारे कई फैंस होंगे जो रोज इस समस्या को झेल रहे होंगे और मन ही मन सरकार को कोसते होंगे। यह है बिजली कटौती की समस्या। एक तो भीषण गर्मी का मौसम, उसमें भी अगर बिजली नहीं रहे तो क्या हाल होगा, आप कितने परेशान होंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे बिजली रहती है, औसतन सिर्फ 5 से 6 घंटे बिजली रहती है। कई शहरों के लोगों का यह आरोप है कि यूपी में बिजली के बिना अंधेरा कायम है। यहाँ पर सोच कर देखिए, ऐसे वक्त में आपके विधायक को क्या करना चाहिए, आपके सांसद को क्या करना चाहिए, आपके बिजली मंत्री को क्या करना चाहिए। यकीनन आम लोगों की समस्या पर काम करना चाहिए, आम लोगों की इस दिक्कत को दूर करना चाहिए। लेकिन यूपी के बिजली मंत्री क्या कर रहे हैं, ये जानकर आपको हंसी आएगी, हो सकता है गुस्सा भी आए। दरअसल यूपी के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आज इस वीडियो को आपको देखने की जरूरत है ताकि ये समझ सकें कि आपकी फिक्र पर आपके मंत्री कितने फिक्रमंद हैं, आपकी चिंता पर आपके मंत्री कितने गंभीर हैं। ये वीडियो जौनपुर का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मंत्री जी से बिजली कटौती की शिकायत की। स्थानीय लोगों ने यूपी के बिजली मंत्री से कहा कि बिजली नहीं आ रही साहब, सिर्फ 3 से 4 घंटे बिजली मिलती है। इस शिकायत को बिजली मंत्री ने अपने विशेष अंदाज से नजरअंदाज किया। पहले शिकायतकर्ताओं को विक्ट्री साइन दिखाया, उसके बाद जय शंकर भगवान, जय श्री राम, जय बजरंग बली के नारे लगाए। फिर अपनी गाड़ी में सवार हुए और वहां से चले गए। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट सर 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान है। हम ये बीएचयू से चढ़ा के सरकार के साथ पॉलिसी लगा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा बुधवार को जौनपुर में कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। लोगों ने फूल माला से उनका स्वागत किया। इसी दौरान स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने उनसे बिजली कटौती की शिकायत की। वीडियो सामने आने के बाद अब ए.के. शर्मा की काफी आलोचना हो रही है। विपक्ष के नेता इस वीडियो को शेयर कर सवाल पूछ रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल तो यह है कि यूपी में गर्मी के मौसम में भी बिजली की स्थिति इतनी खराब क्यों है। आखिर यूपी में बिजली वाली सच्चाई क्या है। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता वास्तविक स्थिति जानने के लिए ग्राउंड पर गए। आपको यूपी के 3 शहरों की तस्वीर से इस कहानी को आइए बताते हैं। झांसी की बात करें तो यहाँ के काशीराम कॉलोनी के लोगों का यह आरोप है कि 7 दिन से बिजली गुल है। परेशान महिलाओं ने प्रदर्शन किया, घंटों तक जाम लगाया, बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ये आरोप लगाया कि अधिकारी सुनवाई ही नहीं कर रहे हैं। यूपी के बरेली में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। आरोप यह है कि पिछले 1-1.5 महीने से बिजली संकट है। दिन में 5 से 6 घंटे बिजली गायब रहती है। कई बार रात भर बिजली नहीं आती है। कॉल करने पर भी अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं। आप सिर्फ 120 सेकंड के न्यूज रील में देखिए यूपी में आम जनता बिजली कटौती से कैसे परेशान है। लाइट की दिक्कत तो सर बहुत टाइम से भी हो रही है, लेकिन ये दूसरी बात ये है जब लाइट रात का भी कोई पता नहीं किस टाइम काट दें ये लोग, ना दिन का पता है। लाइट की कम से कम 6-6 घंटे लाइट भाग रही है। हर 5 मिनट में आती है, 5 मिनट में फिर भाग जाती है। भाई बहुत किल्लत से झेल रहे हैं। अभी भी आप देखिए लाइट नहीं है। कभी भी बिजली विभाग वाले लाइट बंद कर देते, कोई समय नहीं है पर्टिकुलर के चलो भाई इस टाइम से इस टाइम तक हो। कहीं कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। यहाँ से लेकर लखनऊ तक फोन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लगभग 1 महीने का आसपास हो गया सर ये लाइट को परेशानी उड़ाते हुए, और अभी जो 8-10 दिन से कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, यहाँ लाइट नहीं आ रही है? सुबह से ही नहीं है लाइट। यहाँ से 10:30-11 बजे से लाइट आ रही है। जब से आपने दुकान खोली है, व्यापारी है? हाँ व्यापारी है, जब से ही बंद है। और इनसे आते हैं, ये कहते हैं 1 घंटे में आने वाली है, बाईपास से, लेकिन आ नहीं रही। बिजली की क्या समस्या हो रखी है? बिजली कुछ काम चल रहा है। काम चल रहा है? आपकी खुद बिजली नहीं आ रही है? नहीं, हमारी खुद बिजली नहीं आ रही। बिजली नहीं आ रही? नहीं है। सभी क्या दिक्कत आ गई है? दिक्कत ये है कांवर मेले की वजह से लाइन को थोड़ा हटाया जा रहा है।
यहाँ आपको जानना चाहिए कि देश में बिजली पर्याप्त है, सरप्लस है, लेकिन सवाल है कि अगर बिजली सरप्लस है फिर भी बत्ती गुल क्यों है? बिजली की डिमांड और सप्लाई में अंतर क्यों है? इसे हम आपको फिक्र की प्रश्नोत्तरी में बिल्कुल सरल शब्दों में समझाएंगे। पहला प्रश्न, जब भारत बिजली उत्पादन में सरप्लस देश है तो कटौती क्यों होती है? इसका उत्तर यह है कि बिजली पहुंचाने वाली व्यवस्था और वितरण नेटवर्क लचर है, लाइनें पुरानी हैं, ट्रांसफार्मर फूके हुए हैं, फॉल्ट सुधारने वाला स्टाफ कम है। यानी उत्पादन केंद्र से बिजली निकलती है लेकिन गांव शहर तक सही तरीके से नहीं पहुंचती है। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बिजली संकट का सबसे बड़ा कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल पर 1 लाख करोड़ का घाटा है। बिजली बिल बकाया भी 33,000 करोड़ के पार है। 62 लाख उपभोक्ताओं ने बिजली बिल नहीं दिया है। बकाया उद्योगों, विभागों, सरकारी दफ्तरों, किसानों और आम उपभोक्ताओं पर है। यानी बिजली विभाग खुद कर्ज में डूबा हुआ है। तीसरा प्रश्न, बिजली कंपनियों के इस घाटे की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर यह है कि राज्य सरकारें चुनाव जीतने के लिए मुफ्त या सस्ती बिजली देने का वादा करती हैं, लेकिन डिस्कॉम को पूरा पैसा नहीं देती। बिल वसूली नहीं होती, चोरी पर सख्ती नहीं होती, घाटे का पहाड़ बनता है और सिस्टम बैठता है। तो जिम्मेदारी सरकार की है, जिसकी नीति से व्यवस्था जर्जर हुई है। चौथा प्रश्न, ट्रांसमिशन लॉस क्या होता है और इसका असर कितना बड़ा है? उत्तर यह है कि भारत में औसतन 16% बिजली रास्ते में ही गायब हो जाती है, या तो तकनीकी कारणों से या चोरी से। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 30% तक का रहा है। मीटर से छेड़छाड़, अवैध कनेक्शन और बिल ना भरना सिस्टम को बर्बाद करता है। सत्ता की नाकामी यह है कि जिसने चोरी की उसे छोड़ दिया और जो ईमानदारी से बिल भर रहा है उसे कटौती झेलनी पड़ रही है। 24 घंटे बिजली सप्लाई का ये कड़वा सच है। कुल मिलाकर हमारे पास बजट है, पावर प्लान है, पर इच्छा शक्ति नहीं है। तकनीक है, बिजली है, लेकिन नीति में नियत वाला करंट नहीं है। पावर फॉर ऑल का वादा हवा में है और हैवी लोड के बोझ से ट्रांसफार्मर के साथ लोगों की उम्मीदें भी जल रही हैं। दुख की बात यह है कि जब सवाल पूछो तो मंत्री जयकारे लगा देते हैं। आगे भारत को विकसित होने के विजन को साकार करना है तो बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। घाटे में डूबे डिस्कॉम को उबारना होगा, लाइन लॉस और चोरी रोकनी होगी, बिल वसूली और रखरखाव सिस्टम को मजबूत करना होगा। फिक्र में अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर लंबी बहस हुई। बीते 2 हफ्तों से विपक्ष ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब यह मामला सर्वोच्च अदालत में है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि बिहार में वोटर कार्ड री-वेरिफिकेशन का काम नहीं रुकेगा। चुनाव आयोग अपना काम करता रहेगा। हालांकि कोर्ट ने इसके साथ कुछ सवाल और सुझाव भी दे दिए जिन्हें जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संवैधानिक निकाय को लोकतांत्रिक प्रक्रिया निभाने से नहीं रोक सकते। चुनाव आयोग संवैधानिक प्राधिकार है, आयोग को प्रक्रिया पूरी करने दें, यानी बिहार में वोटर कार्ड री-वेरिफिकेशन का काम चलता रहेगा। आगे बेंच ने यह भी सुझाव दिया कि आयोग को आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने अभी इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है, लेकिन आधार को दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल नहीं करने को लेकर बार-बार सवाल पूछा है। जज ये जानना चाहते थे कि पहचान साबित करने के साधनों में एक आधार कार्ड को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं के सत्यापन के लिए जारी सूची में 11 दस्तावेज शामिल हैं जो पूर्ण नहीं हैं। इसलिए ये न्याय के हित में होगा कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को भी इसमें शामिल किया जाए। हालांकि कोर्ट ने ये चुनाव आयोग पर छोड़ा है कि वो ये 3 दस्तावेज लेना चाहता है या नहीं। लेकिन अगर वो ये दस्तावेज नहीं लेता है तो उसे इसकी वजह बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 3 मुद्दे तय किए हैं। पहला, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग की शक्तियां। दूसरा, चुनाव आयोग की अपनाई गई प्रक्रिया। और तीसरा, समय सीमा बहुत कम है क्योंकि बिहार में नवंबर में चुनाव होना है। सुनवाई के दौरान एक वक्त नागरिकता की दलील भी दी गई। विपक्ष की ओर से पेश वकील ने कहा कि जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है वो नागरिकता की पहचान बताते हैं। इन दस्तावेजों में ना तो आधार कार्ड शामिल है, ना ही राशन कार्ड और ना ही वोटर आई कार्ड। चुनाव आयोग का कहना है कि आधार को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाता है। इस पर जज ने कहा कि नागरिकता चुनाव आयोग तय नहीं कर सकता, यह गृह मंत्रालय का काम है। इस मामले में चुनाव आयोग से हल्फनामा मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग ने 24 जून को मतदाता सूची के पुनरीक्षण का निर्देश जारी किया था।
कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप विपक्षी दलों के लिए आंशिक झटके के रूप में देख सकते हैं, जिन्होंने कल ही वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया के खिलाफ बिहार बंद किया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को राहत दे दी। अट्ठाईस जुलाई को इस पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। दूसरी तरफ से मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। बहुत अच्छी दलील हुई, सब लोगों ने साक्ष्य और तर्कों के आधार पर अपनी बातें रखी, तमाम पिटिशनर की तरफ से। और जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार कह रहे थे, प्रेस के माध्यम से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बातचीत में की, और चुनाव आयोग दिल्ली को भी जो उन्होंने लिखा, उसमें था कि ये दस्तावेज 11 ही क्यों, कौन सा अध्ययन से हुआ था? आधार कार्ड, रेशन कार्ड, इलेक्शन ID कार्ड to be the part of the verification process.